हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर आपका आज का सब्जेक्ट होने वाला है क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट अर्थात खरीफ फसल उन्नयन फर्स्ट खरीफ के कुछ अति विशेष प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो प्रश्न आपके लिए लाए हैं यह आपकी गत वर्ष परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं, जिनमें यह प्रश्न लगातार पूछे जा चुके हैं। जिनमें से कुछ प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, बाकी आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो इस वीडियो में ले आए हैं इस श्रृंखला में, और बाकी जो और भी प्रश्न है वो आपके अगले वीडियो में अर्थात अगली श्रृंखला में मिल जाएंगे। तो समय को नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, क्योंकि सीधी बात नो बकवास यही है एग्रो विद रवि की पहचान। तो जो पहला है वो यह है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। जो पहला है वो यह है कि अंतर्मुखी संकरण पर आपको टिप्पणी करनी है, फिर ग्राम्यान पर करनी है, उसके बाद है अनिश्चयता क्या है इस पर भी टिप्पणी करनी है, पर परागण क्या है और बीटी कपास क्या है, इन सभी पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले अंतर्मुखी संकरण की कि अंतर्मुखी संकरण क्या है। तो जो अंतर्मुखी संकरण होता है जिसे अंतर्मुखता के रूप में भी जाना जाता है, अंतर्मुखी संकरण को अंतर्मुखता के रूप में भी जाना जाता है। या कभी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए इस प्रकार से कि अंतर्मुखता पर टिप्पणी कीजिए, तो दोस्तों अंतर्मुखता को ही दूसरे नाम से अंतर्मुखी संकरण के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात चाहे अंतर्मुखी संकरण हो या अंतर्मुखता हो, दोनों चीज़ें एक ही हैं। आनुवंशिकी में एक प्रजाति से दूसरे के जीन पूल में आनुवंशिकी सामग्री का स्थानांतरण होता है। आनुवंशिकी में एक प्रजाति से दूसरे के जीन पूल में आनुवंशिकी सामग्री का स्थानांतरण होता है, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है, जो कि इसके मूल प्रजातियों में से एक के साथ एक प्रतिच्छेदन संकर के बार बार बैक क्रॉसिंग द्वारा होता है। तो क्या कह रहा है कि आनुवंशिक में एक प्रजाति से दूसरे के जीन पूल में आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण होता है, जो कि इस मूल प्रजाति में से एक के साथ एक प्रतिच्छेदन संकर के बार बार बैक क्रॉसिंग द्वारा होता है। कृत्रिम होने पर यह अंतर्मुखता एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। क्या कैसी प्रक्रिया है यह कृत्रिम होने के कारण यह अंतर्मुखता एक लंबी अवधि की अर्थात अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण बैक क्रॉसिंग होने से पहले इसमें कई संकर पीढ़ियां लग सकती हैं। यह प्रक्रिया जीन प्रवाह के अधिकांश रूपों से अलग होती है, क्योंकि यह एक प्रजाति की दो आबादी की बजाय भिन्न भिन्न या विभिन्न प्रजातियों की दो आबादी के बीच होती है। अंतर्मुखता भी सरल संकरण से भिन्न होती है। जो सरल संकरण होता है इससे जो अंतर्मुखता या अंतर्मुखी संकरण होता है यह भिन्न होता है अर्थात अलग होता है। सरल संकरण के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत समान मिश्रण होता है। जो सरल संकरण होता है इसमें जो परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत समान मिश्रण होता है। पहली पीढ़ी में जीन और एलील आवृत्तियां दो पैतृक प्रजातियां का एक समान मिश्रण होंगी, जैसे कि खच्चरों में देखा गया है। दूसरी ओर अंतर्मुखता या अंतर्मुखी संकरण जीनों के एक जटिल अत्यधिक चर मिश्रण से परिणित होती है, और साथ में इसमें केवल दाता जीनोम का न्यूनतम प्रतिशत शामिल हो सकता है। तो जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यह है कि इसमें चर मिश्रण से परिणित होती हैं और इसमें केवल जो दाता जीनोम का न्यूनतम प्रतिशत ही शामिल हो सकता है, मतलब कम से कम ही प्रतिशत जो दाता जीनोम होता है उसका कम से कम प्रतिशत ही शामिल हो सकता है। अब जो अगले टॉपिक का पार्ट है वो है ग्राम्यान, कि ग्राम्यान पर टिप्पणी कीजिएगा। अगर इस प्रकार से आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ग्राम्यान क्या है। कई बार परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि ग्राम्यान क्या है। तो जो ग्राम्यान है वो आप सीधे लिख सकते हैं कि मनुष्यों द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाने को ग्राम्यान कहते हैं। अर्थात मनुष्य जो भी जंगली प्रजातियां जैसे मशरूम या किसी भी खेती करने के लिए या उगाने के लिए ग्राम्यान कहते हैं। यदि मनुष्य किसी जंगली प्रजाति को खेती में लाता है तो वो ग्राम्यान कहलाता है। यह हो गया जैसे कि ग्राम्यान किसे कहते हैं, तो आप उसमें इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। अब बात की गई ग्राम्यान पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिएगा। तो टिप्पणी करने के लिए तो ग्राम्यान पादप प्रजनन के इतिहास की एक प्रथम अवस्था है। ग्राम्यान जो है यह पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था है। यह पादप प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण चरण भी है। प्रथम अवस्था के साथ साथ यह महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसके बाद ही पादप प्रजातियां प्रजनन के लिए उपलब्ध हो पाती हैं। ग्राम्यान के कारण फसलों में विसरण या तो समाप्त हो गया है या बहुत ही कम हो गया है। अधिकांश फसलों में पकने की अवधि में भी कमी आई है। सभी फसलों के दानों तथा
उनके जो दानों के साथ साथ अमाप में वृद्धि हुई है। उसके बाद बात करते हैं ग्राम्यायन के दौरान वर्ण, यानी कि ग्राम्यायन के दौरान कैसा वर्ण या वातावरण होना चाहिए। किसी भी विशिष्ट में विभिन्न जीन प्रारूपों वाले पौधे उपस्थित होते हैं। यह तुम सभी जानते हैं कि किसी विशिष्ट या किसी समिष्ट में विभिन्न जीन प्रारूप वाले पौधे उपस्थित होते हैं। इनमें भिन्नता प्रकृति कारकों अथवा मानव क्रियाओं के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। इस आधार पर वर्ण को दो निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। अर्थात जो वर्ण हैं उनके दो भाग हैं। जो पहला वर्ण है वो इस प्रकार है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक वर्ण। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण। अब ये प्राकृतिक वर्ण क्या होता है? तो जब वर्ण का कारण प्राकृतिक कारक, जैसे कि जो वर्ण होता है उसका जो कारण प्राकृतिक कारक जैसे कि जलवायु, मृदा, जैविक कारक आदि होते हैं, तो इसे प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। दूसरा है कृत्रिम वर्ण। जब मानव द्वारा किए जाने वाले वर्ण को कृत्रिम वर्ण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप पौधों मानव के लिए अधिक उपयोगी बन जाते हैं। तो कृत्रिम वर्ण क्या है? मानव द्वारा किए जाने वाले वर्ण को कृत्रिम वर्ण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप पौधे मानव के लिए अधिक उपयोगी बन जाते हैं। अगला जो टॉपिक का पॉइंट है वो है अनिश्चयता। अनिश्चयता पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार होने वाला है कि नर और मादा युग्मकों के फलद होते हुए जब स्वपरागण के बाद परागनाल की धीमी वृद्धि के कारण या पर्तिका की पूरी लंबाई को पार करके निषेचन करने में असफल हो जाता हो और परिणाम स्वरूप बीज ना बनने, तो इस दशा को अनिश्चयता कहते हैं। तो अनिश्चयता किसे कहते हैं? जब नर और मादा युग्मकों के फलद होते हुए जब स्वपरागण के बाद परागनाल की धीमी वृद्धि के कारण यह पर्तिका की पूरी लंबाई को पार करके निषेचन करने में असफल हो, साथ में परिणाम स्वरूप बीज ना बन पाए, तो इस दशा को अनिश्चयता कहते हैं। अनिश्चयता कितने प्रकार की होती है? तो यह दो प्रकार की होती है, स्वानिश्चयता और पर अनिश्चयता। जो स्व अनिश्चयता होती है इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है जैसे कि स्वपरागण से निषेचन नहीं होता है। स्व अनिश्चयता में स्वपरागण द्वारा निषेचन नहीं होता है, लेकिन पर परागण से निषेचन हो जाता है, अर्थात इसे स्व अनिश्चयता कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे कि स्व अनिश्चयता क्या है। स्व अनिश्चयता में जो स्वपरागण से निषेचन नहीं होता है, लेकिन पर परागण के द्वारा इसमें निषेचन हो जाता है, अर्थात इस क्रिया को बोलते हैं स्वानिश्चयता। अब बात करते हैं पर अनिश्चयता की। पर अनिश्चयता क्या है? तो इसमें पर परागण से निषेचन नहीं होता है, लेकिन स्वपरागण से निषेचन हो जाता है। जो पर अनिश्चयता है इसमें पर परागण से निषेचन नहीं होता है, लेकिन स्वपरागण से निषेचन हो जाता है, इसको पर अनिश्चयता कहते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो अगला टॉपिक है वो है पर परागण क्या है। पर परागण क्या है? तो वह क्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकोश से परागण दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकान पर पहुंच जाते हैं। तो पर परागण क्या है? वह क्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकोश से परागण दूसरे पौधे के पुष्पन के वर्तिकान पर पहुंच जाते हैं, पर परागण कहलाती है। पर परागण की क्रिया एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार की होती है। जो पर परागण की क्रिया होती है या एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे कि पुष्पों वाले पौधों में होती है। इस प्रकार में संतान के उत्पादन में दो पौधे भाग लेते हैं। पर परागण के लिए, क्योंकि एक पौधे के पुष्प के परागण दूसरे पौधे के पुष्प के, अतः विभिन्न एजेंटों के अनुसार पर परागण निम्न प्रकार का होता है। पहला है कीट पर परागण, दूसरा है वायु परागण, तीसरा है जल पर परागण, चौथा है जंतु पर परागण। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो अगला टॉपिक है वो है कि बीटी कपास क्या है। बीटी कपास क्या है या बीटी कपास पर टिप्पणी कीजिए। तो बीटी कपास ट्रांसजेनिक फसल है, अर्थात आनुवांशिकी रूप से संशोधित कपास को बीटी कपास कहते हैं, जिसमें एक विशेष गुण ट्रांसजेनिक तकनीक के द्वारा शामिल किया गया है, जिसके तद्रूप यह एक कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन करने लगता है। कीटनाशक प्रोटीन उत्पन्न करने वाला जीन मिट्टी में पाए जाने वाले एक जीवाणु बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस से प्राप्त किया जाता है। तो कीटनाशक प्रोटीन उत्पन्न करने लगता है। जो कीट प्रोटीन उत्पन्न करता है वो मिट्टी में पाए जाने वाले एक जीवाणु जिसको बोलते हैं बेसिलस
या बेसिलस थ्यूरिजिएनेसिस से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सभी भागों के उत्तर दीजिए। इसमें जो आपको है कि टिप्पणी एक तरीके से समझ लीजिएगा, या इनको जो उत्तर है इस प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि संकर ओज क्या है, या संकर ओज पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिएगा, या संकर ओज को समझाइएगा। तो यह जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और कंटिन्यू पूछे जा चुके हैं। इसलिए यह जो आज की जो श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी होने वाली है, तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो पहला है उसे बोलते हैं संकरोज, आपको इस पर भी टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद है कि फसल अनुवांशिक संसाधन पर, फिर है विपुंसीकरण पर, उसके बाद है मादा गेमेटोफाइट, फिर है कोशिका द्रव्य अनुवांशिक नरबंधिता क्या है, और छठा है कि द्वितीयक जीन पूल क्या है। इन सभी पर टिप्पणी कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जो पहला है संकरोज कि संकरोज क्या है, तो भिन्न भिन्न आनुवांशिक संगठन मुक्त दो या दो से अधिक जातियों में मौजूद लक्षणों को एक जाति में विकसित करने की विधि को संकरण कहते हैं। तो संकरण किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न आनुवांशिक संगठन मुक्त दो या दो से अधिक जातियों में मौजूद लक्षणों को एक ही जाति में विकसित करने की विधि को संकरण कहते हैं। अर्थात दो अलग अलग जाति हैं, इन दोनों के जो लक्षण है वो एक ही जाति में लाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं, और इस प्रक्रिया से जो जाति प्राप्त होती है इसको बोला जाता है संकरोज। अर्थात दो भिन्न भिन्न जातियों के जो लक्षण होते हैं उनको एक जाति में लाने को बोला जाता है कि संकरण, और जो जाति होती है या जो जाति बनती है उसको बोला जाता है संकर ओज। अब संकर ओज भिन्न भिन्न स्तरों पर हो सकती है। जो पहला स्तर है वो यह है कि F1 का अपने किसी भी जनक से ओजपूर्ण होना। दूसरा है F1 का दोनों जनकों के मध्यमान से ओजपूर्ण होना। तीसरा है F1 का सर्वोत्तम जनक से ओजपूर्ण होना। फिर एक जो नोट है वो इस प्रकार आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि मुख्यतः F1 संकर के दोनों जनकों के मध्यमान या सर्वोत्तम जनक के ये ओजपूर्णता जो संकर ओज कहते हैं, प्रयोगात्मक रूप से यह लाभदायक होती है। मुख्यतः जो F1 संकर के जो दोनों जनकों के मध्यमान या सर्वोत्तम जनक ये जो ओजपूर्णता जो संकर ओज होते हैं यह प्रयोगात्मक रूप से लाभदायक होती है। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक की। जो दूसरा टॉपिक है वो है फसल आनुवांशिक संसाधन क्या है। तो कभी कभी आनुवांशिक संसाधन के तहत जीनों DNA विखंडन एवं RNA विखंडन को भी शामिल किया जाता है तथा इन जीनोमिक संसाधनों का संरक्षण जीन बैंक में किया जाता है। पादप आनुवांशिक विविधि द्वारा बदलते पर्यावरण के अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करने हेतु चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक मूल्यवान गुण प्रदान किए जाते हैं। ये जो खाद्य सुरक्षा के लिए जैविक के आधार पर अपनाए जाते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति की आजीविका का समर्थन करते हैं। इन्हें पौधों की आनुवांशिक सामग्री के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक साधन के पूर्व के रूप में मूल्यवान होते हैं। अगला टॉपिक है वो है विपुंसीकरण कि विपुंसीकरण क्या है, या विपुंसीकरण पर टिप्पणी कीजिएगा। तो एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया को विपुंसीकरण कहते हैं। तो विपुंसीकरण किसे कहते हैं? अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि विपुंसीकरण किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की क्रिया को विपुंसीकरण कहते हैं। यह कृत्रिम परागण की एक तकनीकी होती है तथा इसके प्रयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने के लिए किया जाता है। विपुंसन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐच्छिक वर्तिकाग्र युक्त पौधे पर ही परागण हो। अब जो अगला टॉपिक है वो है कि मादा गेमेटोफाइट क्या है। तो मादा गेमेटोफाइट बीजांड के भीतर विकसित होती है और यह आमतौर पर इसमें 3 एंटीपोडल कोशिकाएं होती हैं, एक केंद्र की कोशिका, 2 सहयोगी कोशिकाएं और एक अंडक कोशिका होती है। मादा गेमोफाइट को आमतौर पर भ्रूण थैली या मेगा गेमेटोफाइट भी कहा जाता है। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि मेगा गेमेटोफाइट क्या है या भ्रूण थैली क्या है, तो इन दोनों का मतलब होता है गेमेटोफाइट, मादा गेमेटोफाइट। अब अगला जो टॉपिक है वो है कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरवंध्यता क्या है। जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरवंध्यता का नियंत्रण होता है तो इसे कोशिका द्रव्य नरवंध्यता कहते हैं।
जब निषेचन होता है तो नर जनक से केवल केंद्रक आता है और मादा जनक से केंद्रक व केंद्रिका कोशिका द्रव्य दोनों आते हैं। इसलिए जब नरवंध्य मादा जनक का नर जनक से क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त होने वाले संकर बीजों से उत्पन्न होने वाले सभी पौधे नरवंध्य होते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है कि द्वितीयक जीन पूल क्या है। इससे जीन पूल 2 या GP2 भी कहा जाता है। एक द्वितीयक जीन पूल में ऐसी प्रजातियां शामिल होंगी जिनके बीच जीन स्थानांतरण संभव है लेकिन मुश्किल है। संकरवांज होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की जोड़ी खराब होती है और जहां उत्पादन होता है वहां F1 पौधे कमज़ोर होते हैं। वहाँ क्या होता है, F1 पौधे कमज़ोर होते हैं और परिपक्वता तक बढ़ने में मुश्किल होती है। F1S से कुछ बंधितता के कारण उन्नत पीढ़ियों में वांछित प्रकारों की पुनर्प्राप्ति सामान्यतः कठिन होती है। द्वितीयक जीन पूल में एक ही जीन्स के भीतर संबंधित प्रजातियां शामिल हैं। हालांकि एक जीन्स के भीतर सभी प्रजातियां द्वितीयक जीन पूल में नहीं होंगी। यह भी संभव है कि जीन्स के बाहर की प्रजातियां इस जीन पूल में हो सकती हैं। इसका जो उदाहरण है वो इस प्रकार है कि ट्रिटिकम एस्टिवम एवं जो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है इसमें एग्लाप्स प्रजातियां हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।